कलावती जो पढ़ने में काफी होशियार और दिखने में काफी सुंदर, ऐसी लड़की अपने आप को एक घर में बंद कर लेती है और अचानक से न जाने कहाँ गायब हो जाती है। जानते हैं इस वीडियो में। वो दौर था राजा महाराजाओं का और उस दौर में आए दिन कोई ना कोई लड़ाइयाँ होती रहती थी। और ऐसे ही एक लड़ाई में कलावती के पिता की मौत हो जाती है और उसके पिता के मौत के ठीक 11 दिन बाद उसकी माता की भी मौत हो जाती है। उन दोनों के मौत के बाद उसके लालन पालन की जिम्मेदारी उसके चाचा चाची पर आ जाती है। कलावती काफी होनहार लड़की थी। उसकी आंखें किसी चंचल हिरनी जैसी और उसके बाल भूरे और सफेद हुआ करते थे। सुंदर शरीर और पतली कमर वाली कलावती सुबह जल्दी उठती और घर के सारे काम निपटा कर शाम तक अपने चाचा चाची के घर आने का इंतजार करती, क्योंकि उस दौर में आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थी और लड़ाई के कारण खेत उजड़ जाते थे। तो लोगों को अपने फसल की चिंता होने लगती और इसी चिंता के कारण लोग सुबह सुबह जल्दी खेत में जाते और दोपहर तक घर वापस आ जाते। और इस दौरान कलावती के भूरे बालों की वजह से लड़के और लड़कियां उसके साथ खेलने से डरते और इसी कारण से वो बहुत ही अकेली पड़ जाती। और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो पुरानी किताबें और ग्रंथों को पढ़ती रहती। लेकिन उसे पुरानी किताबें और ग्रंथों को पढ़ने के लिए अपने पुराने घर पे जाना पड़ता, जहाँ वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पुराने घर के सामने इंद्रजीत नाम का एक लड़का रहता था। वो लड़का कलावती से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन ये बात वो कलावती को कभी बोल नहीं पाता। जैसे ही कलावती उसके पुराने घर में किताबों को पढ़ने के लिए जाती, इंद्रजीत भी उसके पीछे पीछे चला जाता, लेकिन वो कलावती को कभी ढूंढ नहीं पाता, क्योंकि कलावती का घर एक भूल भुलैया जैसे बना हुआ था। उस घर की बनावट सिर्फ कलावती को ही पता थी। अब यहाँ पर हर किसी को सवाल आएगा, कलावती आखिर जाती कहाँ थी, है ना? तो इस राज को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ साल पीछे। जैसा हम सब जानते हैं कि कलावती काफी होनहार लड़की थी जिसे पढ़ने का काफी शौक था। तो उसके पिताजी ने उसके लिए एक खुफिया कमरा बनाया था जिसके अंदर वो जाकर पढ़ाई कर सके। दोस्तों यहाँ पर गौर करना, खुफिया कमरा इसलिए क्योंकि उस जमाने में लड़कियों को पढ़ने की आजादी नहीं थी और अगर कोई ऐसा करता तो गांव वाले उसका बहिष्कार करके उसे गांव से बाहर निकाल देते। और इसी समस्या से निपटने के लिए उसके पिताजी ने तहखाने में एक खुफिया कमरा बनाया था। दोस्तों यहाँ इंटरेस्टिंग चीज यह है कि उस जमाने में कुछ पुरानी चीजों को तहखाने में रखा जाता था। तो उनके घर में उसके परदादा से मिली हुई एक बड़ी सी ताबूत उन्होंने छुपा के रखी हुई थी, लेकिन उस ताबूत के अंदर क्या है इसका राज आज तक किसी को नहीं पता था। लेकिन कलावती के पिताजी यहाँ एक बात जरूर जानते थे कि उसके परदादा ने उस ताबूत के अंदर ऐसा कुछ तो छुपा के रखा था जिसे वो किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। और इसी कारण से उन्होंने उस ताबूत को बड़ा सा लॉक लगाकर उसके ऊपर कपड़ा लपेट दिया था, ताकि उसे कोई भी आसानी से खोल ना पाए। उस ताबूत में क्या था ये आज तक किसी को नहीं पता, और उस कमरे में ऐसी कोई ताबूत है इसका राज पिताजी के साथ ही खत्म हो गया। अब आते हैं कलावती के वर्तमान में। एक दिन कलावती ऐसे ही पुरानी किताबें पढ़ने के लिए अपने पुराने घर में जाती है और उसे उस घर में जाता देख इंद्रजीत भी उसके पीछे पीछे उसके घर में चला जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कलावती का पुराना घर भूल भुलैया जैसे बना हुआ था, तो इंद्रजीत उसको उस घर में ढूंढ ही नहीं पाता। जैसे ही कलावती उस घर में प्रवेश करती है अचानक से गायब हो जाती है। यह सब देखकर इंद्रजीत उल्टे पैर ही वापस आने लगता है, लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि आज मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि कलावती आखिर जाती कहाँ है। तो वो इस बात का पता लगाने के लिए कलावती के घर में ही छुप जाता है। रात के 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, लेकिन कलावती घर से बाहर ही नहीं निकली। अब वो परेशान होने लगा और डरने लगा। आखिर उससे प्यार जो करता था भाई, और वो कलावती को ढूंढने का फैसला करता है। इंद्रजीत जैसे ही एक कमरे में घुसा, कमरे का दरवाजा झट से बंद हो गया, लेकिन उसने अपना ध्यान दरवाजे से हटाकर कलावती को ढूंढने में लगाया। आखिर प्यार जो करता था। इंद्रजीत इस घर में पहले भी आ चुका था, लेकिन आज उसे उस घर के कमरे और उस घर में रखी हुई चीजें काफी बदली हुई नजर आ रही थी। वो जैसे ही एक कमरा खोलता उसे एक कमरे के अंदर एक और कमरा मिलता, एक कमरे के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा। ऐसे करते करते वो बहुत सारे कमरे खोलते गया और उसने एक चीज नोटिस की कि हर कमरे में कोई ना कोई चीज रखी हुई है। और वो जैसे ही एक आखिरी कमरा खोलता है उस कमरे में शांति फैल जाती है। उस शांति के अंदर वो अपनी धड़कनों की आवाज साफ सुन सकता था। अब उसे अपने ही धड़कनों की आवाज डराने लगी थी, और इसी धड़कनों की आवाजों के बीच उसे किसी की रोने की आवाज आने लगी। जैसे ही वो अपनी दाहिनी ओर देखता है उसे एक कमरा नजर आता है। वो उस कमरे को खोलता है और उस आवाज का पीछा करता है। वो जानना चाहता था कि वो आवाज किसकी है और कहाँ से आ रही है। अब वो काफी डर गया था। उसे ना कलावती मिल रही थी और ना ही वो रोने वाला। अब इंद्रजीत डर के मारे वापस लौटने का फैसला करता है और वो उन्हीं कमरों में से वापस आने लगता है जिन्हें वो एक एक करके खोलता हुआ गया था। लेकिन वापस आते वक्त वो एक चीज नोटिस करता है कि उसने उस कमरे में जो जो चीजें जहां जहां देखी थी उनकी पोजीशन चेंज हो गई है। वो डर के मारे अपनी रफ्तार तेज कर लेता है और एक कमरे में तेजी से घुसता और एक कमरे में तेजी से निकलता। लेकिन इस दौरान वो एक चीज नोटिस करता है कि वो जिस कमरे में घुसता वापस उसी में निकलता।
अब वो जान गया था कि वो एक भूल भुलैया में फंस गया है। इसी भागा-दौड़ी में वो काफी थक जाता है और उस कमरे में रखी हुई टेबल के पास नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ एक काली बिल्ली आती है। वो इंद्रजीत के ऊपर उछल-कूद करने लगती है। वो कभी इंद्रजीत के ऊपर जाती तो कभी उस टेबल पर, और इसी उछल-कूद में वो टेबल पर रखी हुई फूलदानी को इंद्रजीत के सर पर गिरा देती है, जिसकी चोट से इंद्रजीत को होश आ जाता है। वो झटके से उठ जाता है और अपने चारों ओर देखता है तो उसे एक बिल्ली नजर आती है। पहले तो वो काफी डर जाता है कि ये बिल्ली आई तो आई कहाँ से, लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि ये बिल्ली यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानती होगी, जो काफी हद तक सही भी था। बिल्ली अचानक से उठकर चलने लगती है और एक दीवार के अंदर घुस जाती है। इंद्रजीत अब समझ गया था कि शायद इस दीवार के अंदर ही बाहर निकलने का रास्ता होगा। इंद्रजीत उस दीवार के अंदर हाथ डालता है तो उसका हाथ उस दीवार के पार चला जाता है। अब उसे लगने लगा कि दीवार के पार अगर हाथ जा सकता है तो पूरा इंसान भी। तो वो उस दीवार के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक तेज झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। वो फिर से उठता, दीवार के अंदर घुसने की कोशिश करता, वापस से झटका खाकर गिरता। वो एक अंतिम प्रयास करने की कोशिश करता है। वो दीवार के अंदर अपना हाथ डालता है और वो जैसे ही अपना हाथ दीवार के पीछे ले जाता है, उसका हाथ अचानक से कोई खींच लेता है। और क्या, इंद्रजीत फिर दीवार के पार हो जाता है। अब उसे समझ में आ गया कि ये बिल्ली उसे रास्ता दिखाने के लिए ही आई थी। अब वो जिस कमरे में पहुंचता है, उस कमरे में काफी अंधेरा होता है और इस अंधेरे के बीच उसे कुछ दो चीजें चमकती हुई दिखाई देती है। अब वो झट से समझ जाता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि उस बिल्ली की दो आंखें हैं। उसे लगा कि वो बिल्ली काफी फ्रेंडली होगी, तो वो उसे छूने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही इंद्रजीत उसे छूने की कोशिश करता है, बिल्ली उसे पंजा मार देती है और वो बिल्ली उसे जख्मी कर कर एक रास्ते से भाग जाती है। और उस कमरे में लगी मशालें अचानक से जल जाती है और उन जलती हुई मशालों के बीच दो रास्ते निकल आते हैं। एक रास्ता जो उसे घर के बाहर ले जाता और एक रास्ता जो कलावती के खुफिया कमरे में ले जाता। अब यहाँ कॉमन सेंस की बात है कि वो सबसे पहले घर के बाहर जाने की ही सोचेगा, क्योंकि पहले ही उसकी फटकर चार हो रखी थी। लेकिन वो जैसे ही उठता और घर के बाहर जाने की कोशिश करता, दूसरी ओर से कलावती उसे आवाज देती, इंद्रजीत बचाओ हमें। अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो उठा और घर के बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। फिर से उसे कलावती ने आवाज दी, इंद्रजीत हम यहाँ हैं, बचाओ हमें। अब इंद्रजीत बड़े ही धर्म संकट में पड़ गया। अब वो खुद की जान बचाए या कलावती की। और वहां पर कलावती उसे कंटिन्यूअसली आवाज देने लगती। अब वो कलावती को खतरे में देख खुद की जान की भी परवाह नहीं करता और उस खुफिया कमरे की ओर बढ़ने लगता है। अब वो उस कमरे में पहुंच जाता है। अब वो कमरा इतना शांत होता है कि वहां पर वो अपने सांसों की और धड़कनों की आवाज साफ साफ सुन सकता था। और तभी उसका ध्यान उस कमरे में रखी हुई बड़ी सी ताबूत के ऊपर पड़ता है, जिसके अंदर से कलावती की आवाज आती है, इंद्रजीत बचाओ हमें, हम इस ताबूत के अंदर है। इंद्रजीत ने कुछ आव देखा ना था, उसने झट से उस ताबूत का ताला तोड़ दिया और ये वही रहस्यमय ताबूत थी जिसे कलावती के परदादा ने बंद करके रख दिया था। अब उसी ताबूत में से कलावती चिल्लाने लगी, इंद्रजीत बचाओ हमें, हम इस ताबूत के अंदर है। अब इंद्रजीत ने आव देखा ना था, उसने वो बरसों पुराने ताले को तोड़ दिया और बरसों पुराने उस राज को भी आजाद कर दिया जिसे कलावती के परदादा ने छुपा के रखा था। लेकिन उसे उस ताबूत के अंदर एक रहस्यमय किताब दिखाई देती है, जिसे वो कुछ बिना सोचे समझे ही बाहर निकाल लेता है और उस कमरे में रखी हुई बड़ी सी टेबल के ऊपर उसे रख देता है। वो किताब दिखने में काफी रहस्यमय और डरावनी लग रही थी। जैसे ही वो पहला पन्ना पलटता है, उसे उस पन्ने के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं पाता क्योंकि वो स्पेनिश लैंग्वेज में होता है। वो टेक्स्ट कुछ इस तरह से होता है। अब इंद्रजीत उस किताब के पन्ने पलटने लगता है और वो जैसे ही पहला पन्ना पलटता है, उस किताब के ऊपर खून की बूंदें गिरने लगती है। बूंदें पहले लाल और फिर काली हो जाती। खून की बूंदें कहाँ से गिर रही है, ये जानने के लिए इंद्रजीत ऊपर की ओर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि ऊपर कलावती की लाश लटक रही होती है। अब क्या सच में वो कलावती थी? क्या सच में कलावती मर गई है? क्या है उस लटकती हुई लाश का राज? ये जानने के लिए हम देखेंगे इस वीडियो का सेकंड पार्ट।